हेलो, जेई एडवांस 2021 फिजिक्स पेपर 1 के सोल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। प्लीज अटेम्प्ट द प्रॉब्लम ऑन योर ओन बिफोर यू गो थ्रू द सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन देखने से पहले जरूरी है कि आप प्रॉब्लम को ट्राई करें अपने आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius r, perpendicular to the axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. The acceleration due to gravity is g. Given that the object is rolling without slipping, which of the following statements are correct? ये है चार ऑप्शन। For the same value of f, the value of a does not depend on whether the cylinder is solid or hollow. For a solid cylinder, the maximum possible value of a is 2 mu g. The magnitude of the frictional force on the object due to the ground is always mu mg. And option D, for a thin walled hollow cylinder, a equal to f by 2m. तो ये सॉल्व करके देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो ये बन गया हमारा स्फीयर और ये है ग्राउंड। ये ग्राउंड है। इससे लगने वाली फोर्सेज क्या है देखिए। ये है इसका वेट, mg। नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का n, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की गई है f, और फ्रिक्शन ग्राउंड का f। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं a और एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा। तो अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg के बराबर, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू ma। फ्रिक्शन के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क है Fr, Fr will be equal to I alpha and A is equal to R alpha। अब ये तीनों जो इक्वेशन हैं इनको अगर आप सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा A का वैल्यू F अपॉन m प्लस I बाई R स्क्वायर। फ्रिक्शन का वैल्यू कैपिटल F अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाई I, और फ्रिक्शन हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। तो क्लियर है कि जो कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू है जिससे रोलिंग हो पाएगी वो है म्यू mg ब्रैकेट में 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन I। अब अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर की, तो I की वैल्यू होती है mr स्क्वायर बाई 2। तो mr स्क्वायर
अपॉन आई का वैल्यू हो जाता है 2। तो कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू जिससे रोलिंग हो पाएगी वो है, अगर एम आर स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 2 रख दें तो 3 म्यू एम जी, और इस समय फ्रिक्शन जो लगेगा वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इट विल बी म्यू एम जी। तो अब जो एक्सप्लोरेशन होगा सिलेंडर का वो हो जाएगा 3 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी ऑन एम, तो इट विल बी 2 म्यू जी। तो जो मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है फॉर सॉलिड सिलेंडर वो है 2 म्यू जी। इसके बाद अगर हॉलो सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। आई बाई एम आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1 और एक्सप्लोरेशन हो जाता है एफ बाई 2। तो अब चारों ऑप्शन देखते हैं। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ए, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। ये तो इनकरेक्ट है। फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी, ई करेक्ट है। The magnitude of the frictional force on the object due to the ground is always mu mg, ये incorrect है। For a thin walled hollow cylinder, A is F by 2m, ये sorry, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें करेक्ट जो आंसर थे वो बी और डी है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 12 पे। इस प्रॉब्लम को क्लास 10th के बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। ये है a white slab consisting of two media of refractive indices n1 and n2 is placed in air as shown in the figure. A ray of light is incident from medium n1 to n2 at an angle theta, where sin theta is slightly larger than 1 by n1. The refractive index of air is 1. Which of the following statements are correct? तो चार स्टेटमेंट हैं हमारे पास। स्टेटमेंट ए कहता है द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। स्टेटमेंट बी कहता है द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 if n2 is less than n1। ऑप्शन सी कहता है the light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 greater than n1। और ऑप्शन डी कहता है the light ray is reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is equal to 1। तो इसे करते हैं। यह है प्रॉब्लम 12। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है जो हमें चेक करना है कि लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। तो जब n2 और n1 बराबर होंगे बेटा
तो लाइट रे ऐसे आ रही है, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1, ये भी n1 है। अब n2 भी n1 ही हो गया है, तो ये लाइट रे अनडिविएटेड चली जाएगी, और जब ये यहां पर आएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा ही होगा। अब क्रिटिकल एंगल यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल एंगल होएगा साइन इनवर्स 1/n1। तो थीटा जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो जब थीटा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो इस रे का हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो स्टेटमेंट है द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इक्वल टू n1, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं बी पर। तो लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1। अब देखो इसमें ऐसा है बेटा, ये तो हो गया n1, ठीक है, ये हो गया n2। अब लाइट रे n1 से आई है, क्योंकि n2 n1 से कम है तो n2 इज ए रेयरर मीडियम। थीटा वन को थीटा मान लेते हैं, सॉरी थीटा को मान लेते हैं थीटा वन। तो अब ये जब रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। कैसे बेंड करेगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये एंगल हो जाएगा θ2। अब ध्यान से देखिए कि भाई n1 sin θ1 इज n2 sin θ2। तो sin θ2 की जो वैल्यू है वो है n1/n2 sin θ1। अच्छा, ये तो दे ही रखा है आपको कि n1 sin θ1 इज ग्रेटर देन 1, तो sin θ2 जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1/n2 है। क्लियर? अब देखो, मान लीजिए n1 n2 के इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल है IP, और n2 और एयर के इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल है IP डैश। तो क्लियर बात है कि साइन IP जो है वो n2/n1 है, और साइन IT डैश जो है वो 1/n2 है। तो जो साइन θ2 है n1 sin θ1/n2, और n1 sin θ1 1 से स्लाइटली ग्रेटर है। n1 sin θ1 जो है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है,
तो जो साइन थीटा 2 है आपका n1/n2 साइन थीटा 1, आप ये बात कह सकते हो कि साइन थीटा 2 इज लेस देन, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई बेटा, एक मिनट। जो एंगल थीटा 1 है, यदि हम उसकी बात करें तो साइन थीटा 1 जो है ये 1/n1 से स्लाइटली ग्रेटर है, जबकि साइन IC जो है वो n2/n1 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा 1 है ये n2/n1 से कम है, एंड देयरफॉर थीटा 1 जो है ये n1 n2 के इंटरफेस पे जो क्रिटिकल एंगल है उससे कम है। तो लाइट रे जाएगी n1 से n2 में बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब वो मीडियम 2 में जाएगी तो थीटा 2 थीटा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि n2 जो है वो रेयर मीडियम है। इसके बाद लाइट रे जब यहाँ पहुंचेगी n2 और एयर के इंटरफेस पे, तो थीटा 2 के एंगल पर इंसिडेंट होएगी। ठीक, अब साइन थीटा 2 जो है, आप देखें साइन थीटा 2 जो है n1 साइन थीटा 1/n2, तो साइन थीटा 2 1/n2 से ग्रेटर है। अब साइन थीटा 2 1/n2 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा 2 जो है n2 और एयर के इंटरफेस पे जो क्रिटिकल एंगल है उससे ग्रेटर है। यानी कि इस रे का अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये थीटा 2 के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ये एंगल रहेगा थीटा 2, और इसके बाद जब ये रे यहाँ पर आएगी तो थीटा 2 के एंगल पर ही इंसिडेंट है, और अब ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस n1 में आ जाएगी और ये एंगल रहेगा थीटा 1। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि n2 ग्रेटर देन n1 वाला केस आप देखिए। तो देखिए जब n2 n1 से ग्रेटर होएगा तो ये हो गया n2, ये हो गई एयर, और ये हो गया n1। अब ये लाइट रे आ रही है थीटा 1 के एंगल पर, और साइन थीटा 1 जो है 1/n1 से स्लाइटली ग्रेटर है। स्लाइटली को भूलना नहीं है। ठीक है। अच्छा n2 तो क्लियर है कि भाई डेंसर मीडियम है, तो अब तो सेकंड मीडियम में जाना ही जाना है, और ये ऐसे जाएगी और इसकी बेंडिंग जो होगी
जो इसकी बेंडिंग होगी वो होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की और फिर ये यहाँ आ जाएगी। अब मान लो ये जो एंगल है ये एंगल है θ2। तो क्लियरली n1 sin θ1 is n2 sin θ2। sin θ2 is n1 sin θ1 by n2। अब n1 sin θ1 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो ये 1 by n2 से ग्रेटर हो गया। अब n2 और एयर का जो इंटरफेस है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल था IT डैश। तो आप रिकॉल करें कि साइन IT डैश क्या है 1 by n2। और इसका मीनिंग अब क्या हो गया बेटा कि θ2 जो है वो हो गया क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर। तो θ2 क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट रे अब ऐसे ही वापस लौटेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होएगा। और फिर जब ये n2 से n1 पे आएगी तो इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करते हुए n2 से n1 में चली जाएगी। एक बार फिर से ये जो एंगल होगा ये θ1 होगा जो कि थीटा था। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। फाइनली ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कहता है the light ray is reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is equal to 1। तो भाई ये तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये n1 है और जो n2 वाला मीडियम है वही एयर है। तब तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा वो क्या होगा, साइन IT हो जाएगा 1 by n2, सॉरी साइन IT हो जाएगा 1 by n1। और ये तो आप जान ही रहे हो, गिवन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो साइन थीटा 1 by n1 से ग्रेटर है, तो थीटा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो फिर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा ही। और जो ऑप्शन डी है the light ray is reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 equal to 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में करेक्ट जो ऑप्शन हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, सी और डी। तो ऑप्शन बी, सी, डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम 13 पे। A particle of mass m is equal to 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at a point x equal to minus L, y equal to minus h, where L equal to 10 meter and h equal to 1 meter. The particle is accelerated at time t equal to 0 with a constant acceleration a equal to 10 meter per second square along the positive x direction. Its angular momentum and torque with respect to the origin in SI units are represented by vector L and vector tau respectively. I cap, j cap and k cap are unit vectors along the positive x, y and z directions respectively. If k cap is equal to I cap plus j cap, यानी कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, then which of the following statement is are correct? A, the particle arrived at the point x equal to L, y equal to minus h at time t equal to 2 seconds. B, torque is equal to 2 k cap
and the particle passes through the point x equal to L, y equal to minus h. Vector L is equal to 4 k cap when the particle passes through the point x equal to L, y equal to minus h. Torque is equal to k cap when the particle passes through the point x equal to 0, y equal to minus h. यह है ऑप्शन बी। तो करते हैं इसको। यह है प्रॉब्लम 13 और मान लेते हैं ये हमारा xy प्लेन है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल कहीं यहाँ पे लोकेटेड है -10, -1 पे, और फिर ये पॉजिटिव एक्स के अलाउंग एक्सेलरेट होता है। इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसका पाथ जो होगा वो तो ये रहेगा। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? ये होएगा इसका पाथ। अब हमसे कहा गया है कि पार्टिकल का जो मास है वो 0.2 kg है और एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है along पॉजिटिव एक्स। तो इस पे जो फोर्स लग रही है ma वो हो जाएगी 10 × 0.2 2 न्यूटन along पॉजिटिव एक्स। तो ये पार्टिकल कहीं भी रहे, ये पार्टिकल कहीं भी रहे, पर जो फोर्स है वो 2 न्यूटन की ही रहेगी। फिर 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाफ a t स्क्वायर 20 मीटर। तो ये -10 पे था, ये +10 पे आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय टाइम का वैल्यू 2 होगा, ये पार्टिकल आ जाएगा +10, -1 पे। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? 80, 10 × 2, तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए क्या कह रहा था? द पार्टिकल अराइव्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू L, यानी कि x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू -1 एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी टॉर्क, टॉर्क अबाउट ऑरिजिन हमें देखना है, ठीक है ना? तो जो टॉर्क होगा टॉर्क हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। तो टॉर्क किसी भी समय 2 न्यूटन × 1 मीटर के कैप है। तो टॉर्क विल बी 2 न्यूटन मीटर के कैप एट एनी टाइम। तो इसलिए टॉर्क का जो ऑप्शन था बी वो करेक्ट हो गया। और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा ऑरिजिन के अबाउट मास इनटू वेलोसिटी एट 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय वन मीटर।
और ये भी के कैप के अलाउंग होगा, तो इट विल बी 4 के कैप विद अप्रोप्रिएट यूनिट। तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट हो जाएगा। और टॉर्क इज इक्वल टू के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट। तो टॉर्क तो ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट है। तो इससे अब क्लियर है, इससे क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो है ऑप्शन ए, बी और सी। थैंक यू।